हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि स्टूडेंट चैप्टर हमारा चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बोर का एटॉमिक मॉडल डेवलप हुआ और बोर के एटॉमिक मॉडल क्या थे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बोर के एटॉमिक मॉडल आने से पहले रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल दिया गया था, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर डिस्कस किए थे। तो जैसा कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में हम लोगों ने देखा था कि परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियस होता है, उसके सेंटर में, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रिवॉल्व करते हैं अर्थात घूमते हैं, और इनके जो घूमने की जो दिशा होती है वो वृत्ताकार पथ पर होती है। इस वृत्ताकार पथ को उन्होंने नाम दिया था ऑर्बिट अर्थात कक्षक। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। यहाँ से बढ़ते हुए बोर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को और मॉडिफाई किया। यदि हम बात करें ऑर्बिट अर्थात कक्षक की, तो इसके नेचर के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया था या इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं की थी, जो कि इनके परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। रदरफोर्ड के इसी परमाणु की ऑर्बिटल की कमी को पूरा करने के लिए बोर ने एक अपना मॉडल दिया, जिसे हम बोलते हैं बोर का मॉडल। तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, परमाणु के जो नाभिक होते हैं उसके सेंटर में होते हैं और वो भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बट उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक निश्चित ऑर्बिट में ही घूमते हैं, अर्थात जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं एक निश्चित कक्षा में ही घूमते हैं। ये नहीं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में घूम सकता है, जबकि रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में घूम सकते हैं, लेकिन बोर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित कक्षा में ही घूम सकते हैं। अब किसी ऑर्बिट में यदि कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इसका एक कोणीय संवेग अर्थात एंगुलर मोमेंट होता है। कोणीय संवेग क्या होता है आगे आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर बस आप याद रखिए कि कोणीय संवेग के लिए इक्वेशन क्या होगा। तो कोणीय संवेग बराबर होगा n इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर जो h है उसको हम बोलते हैं प्लांक नियतांक, और n जो है कोषों की संख्या। तो कोषों की संख्या n का मान जो होता है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। जैसे पहला कोष है तो n की वैल्यू होगी 1, दूसरा कोष है तो n की वैल्यू होगी 2, तीसरा कोष है तो n की वैल्यू होगी 3। आगे जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंट है इसके लिए इक्वेशन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यदि अगर हम पहले कक्ष के लिए बात करें एंगुलर मोमेंट की, कोणीय संवेग की, तो 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई होगा, क्योंकि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। वहीं दूसरे ऑर्बिटल के लिए बात करेंगे तो 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई। अगर तीसरे ऑर्बिट के लिए बात करेंगे 3 इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग वैल्यू होंगे। तो आइए बोर के जो परमाणु मॉडल है उन्हें हम लोग डिटेल में नोट्स के थ्रू समझते हैं। तो बोर का पूरा नाम था निल्स हेनरिक डेविड बोर, और इनका जन्म सन 1885 को डेनमार्क में हुआ था। सन 1913 में बोर द्वारा परमाणु मॉडल दिया गया था। तो परमाणु मॉडल क्या थे, उनकी विशेषताएं क्या है, आइए हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि निल्स बोर ने रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल है उनमें जो कुछ अनुपस्थित या कुछ चीज़ें जो मिस्टेक थी उनको सही करते हुए तथा प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से एक मॉडल तैयार किया, और यह मॉडल नील्स बोर द्वारा परमाणु के संबंध में पेश किया गया था। इसे रदरफोर्ड बोर मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि यह रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ स्थितियों में सुधार व नवीनीकरण करके बनाया गया था, अतः काफ़ी हद तक रदरफोर्ड के मॉडल से मेल खाता हुआ होता है। तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में ही चेंजेस करके अपना मॉडल दिया था, इसलिए इस मॉडल को रदरफोर्ड बोर मॉडल भी कहा जाता है, और यह रदरफोर्ड के मॉडल से काफ़ी मिलता जुलता है। तो आइए बोर के परमाणु मॉडल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे लिए आगे परमाणु मॉडल समझने के लिए हेल्पफुल होगा। तो यदि हम बात करें बोर के इस मॉडल के अनुसार, यह बात प्रस्तुत की गई थी कि इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के बाहर और निरंतर तेज गति से चक्कर लगाते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा या बल की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो होता क्या है कि बाहर जो इलेक्ट्रॉन है और नाभिक है उनके बीच
एक बल लगता है और इस बल को ही हम बोलते हैं अपकेंद्री बल, और जिसके कारण ही इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब दिमाग में बात आती है कि ये अपकेंद्रीय बल कैसे उत्पन्न होता है। तो जब ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धन आवेशित प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इनके मध्य एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है। यह आकर्षण बल ही इलेक्ट्रॉन की अपकेंद्रीय बल देने में सहायता करता है और इसके कारण ही इतनी गति करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है। अतः बोर के परमाणु मॉडल के परिणाम स्वरूप यह बात स्पष्ट हुई कि इलेक्ट्रॉन को अपकेंद्रीय बल नाभिक में स्थित प्रोटॉन से ही प्राप्त होता है। बोर ने अपने इस मॉडल के आधार पर यह व्याख्या किया कि जो परमाणु के भीतर नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न जो कक्ष होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है वो भिन्न भिन्न होती है। जैसे जो नाभिक के नज़दीक होगा उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी, जो नाभिक से दूर होगा उस कक्षक की ऊर्जा अधिक होगी। अर्थात जैसे जैसे हम कक्षकों की स्थिति नाभिक से दूर होती जाती है वैसे वैसे इनमें ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाता है, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। जो नाभिक के सबसे पास वाले कक्ष होते हैं उनकी ऊर्जा सबसे कम और जो सबसे दूर होते हैं उनकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे के सबसे पहला कोष है, उसके बाद एल, फिर उसके बाद एम, उसके बाद एन। तो सबसे कम ऊर्जा है के वाले कोष की अर्थात E1 और सबसे अधिक ऊर्जा है एन वाले की अर्थात E4। परमाणु में किसी कारणवश यदि ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा भी कक्षा या ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन होने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि किसी भी जो ऑर्बिटल में ऊर्जा में परिवर्तन होता है, मतलब कोई अपने जो ऑर्बिटल है छोड़कर किसी दूसरे ऑर्बिटल में चला जाए, तो जब ये अपना ऑर्बिटल छोड़ता है या कोई कक्षा अपनी छोड़ता है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, अपने ऊर्जा को उसी आधार पर परिवर्तित करते हैं। यदि हम बात करें जब परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन अपने एक ही कक्ष में स्थायी रूप से रहता है तो इसे हम बोलते हैं आद्यावस्था, इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। और यदि जब ये ऊर्जा स्तर में बदलाव के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने कक्ष का त्याग करता है अर्थात दूसरे कक्ष में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की इस अवस्था को हम बोलते हैं उत्तेजित अवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। मतलब कि जब वो अपने कक्षा में है तो उसको हम बोलेंगे आद्य अवस्था, लेकिन कक्षा जब अपनी ऊर्जा बदलता है तो इलेक्ट्रॉन भी दूसरे कक्ष में जाता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो भी अपनी ऊर्जा में परिवर्तन लाता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। इलेक्ट्रॉन द्वारा गति करते वक्त इन कक्षकों के कारण ऊर्जा का निर्धारण होता है जिससे इलेक्ट्रॉन में तीव्रता पैदा होती है और इसी वजह से विकिरण को उत्सर्जित नहीं कर पाता। इस बिंदु ने रदरफोर्ड के मॉडल की कमी को दूर कर दिया क्योंकि यह बात सिद्ध हुई कि विकिरण का उत्सर्जन न होने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के भीतर नहीं गिर सकते। कहने का मतलब है कि वो तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और अपने अलग अलग ऊर्जा लेवल पर अलग अलग कक्षकों में जाते हैं, परंतु इनसे कोई भी विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होती और विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित न होने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के भीतर नहीं गिर सकते। जबकि हम लोगों ने पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने यह बात बताने में असमर्थ थे, इसी वजह से उनका जो मॉडल था वो रिजेक्ट हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी निष्कर्ष पढ़े, इन निष्कर्ष के द्वारा ही बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया और मॉडल प्रस्तुत करने के पहले ही परमाणु की संरचना के संबंध में उन्होंने बहुत से तथ्य साबित कर दिए, जैसे कि परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता, परमाणु के केंद्र में नाभिक अर्थात केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा जो परमाणु होते हैं कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जिनमें से कुछ धन आवेशित, कुछ ऋण आवेशित व कुछ उदासीन प्रकृति के होते हैं। बोर द्वारा रदरफोर्ड के मॉडल को उच्च स्तर पर ले जाकर इनमें कई खोजों व तथ्यों को जोड़कर नई परमाणु संरचना संबंधी कुछ नियम दिए गए। तो आइए हम देखते हैं उनके क्या नियम थे, जिसमें कि उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में परिवर्तन करके अपना मॉडल दिया। तो पहला पॉइंट था परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं, जिन्हें हम कक्षा या ऊर्जा स्तर या फिर ऊर्जा कोष कहते हैं। इन कोषों को 1, 2, 3, 4 अथवा KLMN द्वारा व्यक्त किया जाता है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेंटर में नाभिक है जो कि धन आवेशित है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं जो कि एक निश्चित कोष में पाए जा रहे हैं। तो कोष जो होते हैं KLMN द्वारा निरूपित किए जाते हैं। इन्हें 1 2 3 4 द्वारा भी निरूपित कर सकते हैं और ये अलग अलग ऊर्जा लेवल के बने होते हैं, मतलब इनमें जो अलग अलग एनर्जी लेवल होती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है, जहां पर इस इक्वेशन में h प्लांक नियतांक है। तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम बताया था और एंगुलर मोमेंटम जिसे हम MVR से डिनोट करते हैं। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है अर्थात जो कोणीय संवेग होता है वो h/2 के बराबर होता है। अब यदि हम इसको इक्वेशन के थ्रू देखें, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और उनके वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r और वेग v है तो कोणीय संवेग क्या होगा, MVR = NH/2 और n क्या है, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था, n क्या है, कोषों की संख्या है। जैसे k कोष है तो n का वैल्यू 1 होगा, l कोष है तो n का वैल्यू 2 होगा, m है तो 3 होगा, n है तो 4 होगा। जैसा कि आप वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वो रेडियस r है और उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो F है और v वेग से वो गति कर रहे हैं। तो कोणीय संवेग MVR = N × h/2 n क्या है, कोषों की संख्या है। जैसे पहला कोष है तो n = 1, जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया था। आई थिंक वीडियो क्लिप के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। प्रत्येक ऊर्जा स्तर की एक निश्चित ऊर्जा होती है। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि जो नाभिक के सबसे पास वाले कोष होते हैं उनकी ऊर्जा सबसे कम और जो सबसे दूर होते हैं उनकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो आइए फिर से मैं आपको इमेज के थ्रू समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नाभिक के पास सबसे पहला कोष क्या है, K, इसकी ऊर्जा है E1। उसके बाद है L, इसकी है E2। फिर उसके बाद है कोष M, इसका है E3। उसके बाद N सबसे बाहर की तरफ, उसकी ऊर्जा है E4। तो इनमें जो सबसे कम ऊर्जा है वो है K की, अर्थात E1 है ऊर्जा उसकी, और सबसे अधिक जो ऊर्जा है वो है कोष N की, इसकी सबसे अधिक ऊर्जा है E4। तो ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। जैसे जैसे नाभिक बाहर की ओर मतलब केंद्र से आगे की ओर जाएगा, दूरी पर जाएगा, ऊर्जा स्तर बढ़ता रहेगा। स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में घूमता है तो वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है और ऐसे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। जब तक परमाणु अपनी कक्षा में घूमते हैं उनकी ऊर्जा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता और इस अवस्था को बोलते हैं आद्य अवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ये मैंने पीछे आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में घूम रहे हैं तो ऐसी अवस्था को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब यदि किसी कारणवश यदि परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है तो इसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा अर्थात उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, परंतु यह वहाँ केवल 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही ठहरकर तुरंत ही अपनी नीची कक्षा में वापस लौट आता है तथा लौटते समय दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित कर देता है। तो मैं आपको इस पॉइंट को फिर से समझा देता हूँ। तो जैसा मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब अपने कक्षा में है तो कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता। यदि मान लेते हैं कि परमाणु को बाहर से कोई ऊर्जा मिल जाती है तो जब बाहर से इसे ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना कक्षा छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है और इस अवस्था को मैंने क्या बताया था, बोलते हैं उत्तेजित अवस्था कहते हैं। परंतु जब कक्षा छोड़कर वो दूसरी कक्षा में जाता है तो वहाँ पर वो कुछ ही सेकंड के लिए, सोचिए सेकंड का 10⁻⁸ भाग ही पर वो रह पाता है। इतने कम समय के लिए वो रहता है और तुरंत वहाँ से लौट आ जाता है और इस अंतर के बीच वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित कर देता है। आइए इसे हम लोग फार्मूले के रूप में समझते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन की ऊंची कक्षा की ऊर्जा E2 तथा नीची कक्षा की ऊर्जा E1 है तो अतः निचली कक्षा में लौटने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित की गई ऊर्जा बराबर E2 - E1।
मतलब जो ऊंची कक्षा में ऊर्जा थी उससे हम निचली कक्षा के ऊर्जा को क्या करेंगे, घटा देंगे। चूँकि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में करता है, यदि उत्सर्जित तरंग की आवृत्ति म्यू हो तो E2 माइनस E1 इक्वल टू एच म्यू। म्यू इक्वल टू, आप अगर उस साइड ले जाए तो E2 माइनस E1 अपॉन एच। यहाँ पर एच क्या है, प्लांक नियतांक है। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, जो ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है डेल्टा E इक्वल टू एच म्यू है। डेल्टा E मतलब वही हुआ, डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 होता है। तो हम E2 माइनस E1 लिखें या फिर डेल्टा E लिखें, बात एक ही है। और ये जो ऊर्जा निकलती है फोटॉन के रूप में निकलती है। याद रखिएगा, फोटॉन एक जगह और टॉपिक आता है। जैसे सूर्य में ऊर्जा निकलती है तो जो सूर्य की ऊर्जा होती है एक बंडल के रूप में आती है, उसी को हम बोलते हैं फोटॉन। सेम वैसे ही परमाणु में भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अलग अलग ऊर्जा स्तर पर जाते हैं, तो जो उनमें ऊर्जा निकलती है वो भी फोटॉन के रूप में ही निकलती है। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, एच म्यू से। तो ये था बोर का परमाणु मॉडल। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोर के परमाणु मॉडल की क्या कमियां थीं, अर्थात इसके क्या ड्रॉबैक थे। तो सबसे पहले पॉइंट यह है कि बोर के जो सिद्धांत द्वारा केवल हाइड्रोजन परमाणु एवं हाइड्रोजन सदृश एक इलेक्ट्रॉन युक्त आयनों जैसे हीलियम आयन, लिथियम आयन और बेरिलियम आयन के स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति व उनकी व्याख्या की जा सकती थी, परंतु जो बहु इलेक्ट्रॉनिक युक्त परमाणु आयन हैं उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। उसके अलावा जो दूसरी कमी थी, प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि जिस वस्तु से विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से स्पेक्ट्रम रेखाएं विभक्त हो जाती हैं। मतलब कि जो इनसे ऊर्जा निकल रही है, अगर इन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो इनसे जो निकलने वाली ऊर्जा है वो विभक्त हो जाती है। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि मैग्नीफाइड फील्ड न होने पर स्पेक्ट्रम में केवल एक ही रेखा है, लेकिन जब हम उसे मैग्नीफाइड फील्ड में रख दे रहे हैं तो जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं 3 हो गई, मतलब वो स्प्लिट हो गई, टूट गई। तो इस प्रकार स्पेक्ट्रम रेखाओं के विघटन को ही जेमान प्रभाव कहते हैं और बोर के सिद्धांत में इसकी व्याख्या नहीं की गई थी। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बोर के सिद्धांत से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो आई होप आपको बोर का परमाणु मॉडल समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।